हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम जिन्होंने भी हमारा अभी एग्ज़ाम क्लियर किया है और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने हैं, या एक भी सिंगल ग्रुप क्लियर किया है। ग्रुप 1 ही आई ऑब्वियसली क्लियर किया होगा, क्योंकि ग्रुप 2 अगर आपने क्लियर किया होगा तो आप ये वाला वीडियो नहीं देख रहे होंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात उन बच्चों के लिए जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं किया है, तो मैं उनसे यही बोलना चाहूँगा कि ठीक है, आप बिल्कुल उदास होंगे, परेशान होंगे। जिन्होंने पढ़ाई करी होगी और किसी भी रीज़न की वजह से क्लियर नहीं किया होगा, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अब 2-3 दिन निकल चुके हैं, अब धीरे धीरे बैक टू द स्टडीज़ और नॉर्मल करिए चीज़ों को। और अच्छे से अब जिन रीज़न्स की वजह से आपका अच्छा स्कोर नहीं आया है, उन रीज़न्स को आइडेंटिफाई करिए और उसके साथ साथ आगे बढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि दिसंबर अटेम्प्ट इज़ वेरी 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 क्लोज। एंड आई होप कि जितने भी मैसेजेस मैंने पढ़े हैं और उनको मैंने बोला है या उनसे बात करी है, कुछ बच्चों से मैंने फ़ोन पे भी बात करी है, तो उनके नाम के आगे ये 2 लेटर्स CA ज़रूर लिखे हुए मुझे मिलेंगे। और काफ़ी सारे मैसेजेस मेरे दोस्तों के आएंगे जो मुझे बोलेंगे कि हम CA बन गए हैं। तो जो हो चुका उसे भूलने की कोशिश करिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और ट्रस्ट मी, जब आप CA बनेंगे दिसंबर अटेम्प्ट में, आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा कि यहाँ पर आप कितने दुखी हुए थे या क्या हुआ था। इसको मोटिवेशन बनाइए और आगे बढ़िए और पक्का जीत आपकी होगी। बस जो गलतियाँ आपने पहले करी हैं उनको रिपीट मत करिएगा। कुछ गलतियों के बारे में मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, लेकिन अलग वीडियोज़ में। ये वीडियो मैं प्रॉपरली सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए बना रहा हूँ, जिसमें मैंने 73 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं आउट ऑफ 92, बिकॉज मैंने 8 मार्क्स का क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किया था, या कह लो अटेम्प्ट किया था बट मुझे पता था वो गलत है। वो मैंने सिर्फ इसलिए लिख दिया था क्योंकि मेरे पास 5-7 मिनट्स थे, तो मैंने सोचा जो आता है वो लिख देता हूँ, बट आई गॉट 0 इन दैट। सो आउट ऑफ 92 मार्क्स आई गॉट 73 मार्क्स। सो मुझे उसके लिए आप लोगों से बात करनी है कि क्या था जो मैंने फॉलो किया, किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, और मैंने आंसर्स को किस तरीके से लिखा, जिससे कि आपको बहुत ही ईजी रहेगा समझने में कि हम किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। उसी अटेम्प्ट में आई जस्ट वांट टू से कि पेपर इजी था। इजी इन द सेंस कि स्टडी मैट से आया था, जैसा कि इस बार जुलाई में भी आया था, बट काफ़ी बच्चों ने 50s में स्कोर किए, 40s में स्कोर किए, और काफ़ी बच्चों से क्लियर भी नहीं हुआ। तो कुछ तो रीज़न रहा होगा कि आई स्कोर 73 मार्क्स। सिर्फ मैंने ही 73 मार्क्स नहीं ऑब्टेन किए, काफ़ी सारे लोगों ने किए थे ऑब्वियसली, बट फिर भी बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट, और उस टाइम कुछ प्रॉब्लम्स, मेरी हेल्थ इश्यूज़ के बावजूद मैंने अगर इस चीज़ को पाया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जैसे जो मेरे दोस्त हैं, जो थोड़े एवरेज स्टूडेंट्स हैं, होशियार बच्चों के लिए तो ऑब्वियसली कुछ कह ही नहीं सकते, बट मैं अपने जैसे बच्चों के लिए जो मेरी तरह हैं पढ़ाई में, उनके लिए ज़रूर ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ और बना रहा हूँ। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ, और अभी मैं इसके साथ ही वो वीडियो जोड़ रहा हूँ जिसके अंदर मैंने FR का अपनी आंसर बुक पूरी की पूरी शेयर करी है। मैं आपको तरीका बताऊँगा, और प्लीज़ कोशिश करिएगा, उसके अंदर मैं टिप्स भी दूंगा कि किस तरीके से आपको मेहनत करनी है, जिसकी वजह से आप पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर सको टाइमली। ठीक है, क्योंकि मेरे पास 8 मार्क्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 मिनट्स बचे थे, लेकिन वो मुझे क्वेश्चन नहीं आता था, वरना मैं 100 मार्क्स का पूरा पेपर कर देता। ठीक है, इसके बाद सेकंड ग्रुप के लिए जो बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि SEMP में मैंने विदाउट कोचिंग कैसे 57 क्रॉस किया, उसके अलावा बाकी के तीनों सब्जेक्ट्स में मैंने 70s कैसे क्रॉस किया, DT IDTN पेपर 6D के लिए, उसके बारे में भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, सेपरेटली वीडियोस बनाऊंगा। और ऑब्वियसली मैंने वीडियोस बनानी है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, जिससे कि आपको थोड़ी भी अगर हेल्प हो पाए 1% भी, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने अभी ICAI के उसमें सबमिट कर दिया रिक्वेस्ट कि मेरे को आंसर्स बुक चाहिए। जैसे ही वो आती हैं बाकी की वीडियोस भी आ जाएंगी, लेकिन इसके बाद जो मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, वो वीडियो स्पेसिफिकली इस चीज़ को लेकर होगी कि जो मैं बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट, जैसे मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ कि मेरी 70% 60% मार्क्स आते थे 10th 11th 12th में, उसके बाद CA के हर एक पार्ट को, हर एक इंटर कह लो
या फिर आप फाइनल कह लो, उसमें कैसे मैंने अच्छे मार्क्स के साथ इनको क्लियर किया और क्या चीज़ें ध्यान में रखी, किस तरीके से उसे बहुत बहुत सिंपल रखते हुए सिर्फ 7 to 8 आवर्स की स्टडी करते हुए उसको पूरा किया, इसके बारे में भी मैं डिस्कस करके एक छोटी सी वीडियो आपके लिए डाल दूंगा। कोई ज्ञानबाजी फालतू की नहीं होगी, उसके लिए बहुत सारे रैंकर्स बैठे हुए हैं जो आपको भर भर के ज्ञान देंगे, बहुत सारे टीचर्स बैठे हुए हैं जो गुरुज हैं हमारे, सेशंस वगैरह होते हैं उनके, आप उनके साथ सुनिए, उनकी मेंटोरशिप लीजिए। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ और ना मैं कभी होना चाहूँगा कि मैं किसी को इतना ज्ञान दूंगा फालतू का, बट मैं जैसे दो दोस्त आपस में बात करते हैं और वो प्रॉब्लम्स को समझते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं उनकी प्रॉब्लम्स को समझता हूँ, जैसे मैंने फ़ोन पे भी बात करी, तो इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा मार्क्स को कवर करने के लिए मैं ये यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ। कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं बहुत ज्ञानबाजी दूंगा या कुछ भी करूंगा, मैं बहुत सिंपल सी चीज़ें बताऊंगा और सच बताऊंगा कि भाई मैंने ये किया था। जैसे हम दो दोस्त आपस में बात करते हैं तो हम शेयर करते हैं ना अपन लोग कि मैंने ऐसा किया था, तूने किस तरीके से पढ़ाई करी या क्या, जिससे कि आपको ये पता चले कि कहाँ आप लैग कर रहे हो। कहीं ना कहीं एक पॉइंट आपको ऐसा मिलता है वे बिलीव कि यार मुझे भी ऐसा करना चाहिए था, शायद अच्छा हो जाए, और बहुत लोगों को उससे रिजल्ट्स मिले हैं। सो आई होप कि आपका भी अच्छा खासा हेल्प हो जाए। थैंक यू, बाय, शबा खैर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर आपके पास लेके आऊँगा और आपसे डिस्कस करूँगा कि कैसे आउट ऑफ 92 मार्क्स, और मैं 73 मार्क्स ऑब्टेन कर पाया इसके अंदर, और 92 मार्क्स का मैंने इसमें अटेम्प्ट किया था। अटेम्प्ट हालांकि 100 मार्क्स का किया था, मैंने आपको बताया भी, लेकिन जो अच्छे से, जितना मुझे पता था कि 8 में से तो 0 ही मिलने हैं, वो मेरे पास टाइम था इसलिए मैंने कर दिया, थोड़ा बहुत उसमें लिख दिया। बट 92 मार्क्स में से इफेक्टिवली 73 स्कोर कैसे किया, उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करना चाहता था। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का क्वेश्चन पेपर जो है हमारा डिस्कस करने वाले हैं, डिस्कस इन अ सेंस आंसर शीट डिस्कस करने वाले हैं। और मैं दिखाना चाहता हूं कि आप लोगों को कि इस प्रेजेंटेशन की वजह से ही आपको मतलब इस प्रेजेंटेशन को मायने रखते हुए भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और ऐसा सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में नहीं, जब मैंने एडवांस अकाउंट्स का पेपर दिया था और आईपीसीसी में, और अकाउंट्स का पेपर दिया था, तो उनमें भी मैंने एग्जामिशन स्कोर करी थी सेम प्रेजेंटेशन को ध्यान में रखते हुए। थोड़ा लिखना ऑब्वियसली ज़्यादा पड़ता है जो मेरा प्रेजेंटेशन का पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें, बट इफ़ेक्टिवली मुझे रिजल्ट्स मिले हैं और 3 बार ही मिले हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो जो मेरे जैसे भाई बंधु हैं उनको थोड़ी सी भी मदद अगर मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन सबसे पहली बात, हमें किसी भी चीज़ को अगर ध्यान में रखना है, मार्क्स स्कोर करने हैं, तो नंबर 1 जो हमें ध्यान में रखना है वो ये ध्यान रखना है कि आपको पेपर 100 मार्क्स का सॉल्व करना है। पेपर आपको 100 मार्क्स का सॉल्व करना है, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। जहाँ मतलब अगर आपको पूरा पेपर आता है, ऑब्वियसली अगर आप घर से ही सोच के जा रहे हैं कि मैं ये वाला चैप्टर छोड़ के जा रहा हूँ, तो फिर तो आपको वो क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप पूरा सिलेबस कवर करके जा रहे हैं तो 100 मार्क्स का पेपर आपको सॉल्व करना है। और ये 100 मार्क्स का पेपर आपका तभी सॉल्व हो पाएगा जब आपने बार बार, इतनी बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आपने इतनी बार, कम से कम जितनी बार मैंने बार बोला उतनी बार कम से कम अगर आपने रिटर्न प्रैक्टिस करी होगी तो ही आप पेपर टाइमली सॉल्व कर पाओगे। कई बार क्या होता है, हमें इरिटेशन हो जाती है कि यार यही सेम क्वेश्चन मैंने 3 बार तो ऑलरेडी कॉपी में कर रखा है और हमारे पास टाइम अवेलेबल है, ठीक है, वी हैव एम्पल नंबर ऑफ टाइम्स, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उसको लिखने का ट्राई नहीं करते दोबारा। क्यों? क्योंकि हमें लगता है यार अब ये तो रट चुका है। नहीं, लिखो, आपको नहीं पता बट जाने अनजाने में वो चीज़ आपकी हेल्प करती है आपकी रिटन प्रैक्टिस को बढ़ाने में, आपकी स्पीड को बढ़ाने में। तो प्लीज़ रिटन प्रैक्टिस करके करना, कैलकुलेटर पे सॉल्व मत करना। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे थे जिसमें एक आध रैंकर ने भी बोला कि कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लिया करो। यार कुछ चीज़ें उनके लिए वर्क कर जाती हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो हमारा मेजर पॉपुलेशन है उनका प्रॉब्लम ये भी आता है कि वो पूरा पेपर ही सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। जितने बच्चों से मैंने बात करी, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व तभी हो सकती है अगर आपने रिटर्न प्रैक्टिस करी हो बहुत सारी बार, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी बात, मैंने एफआर का जो कोचिंग लिया था वो शर्मा सर से लिया था, और शर्मा सर की बुक में ऑब्वियसली स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था कि आईसीए ने स्टडी मैट को अपडेट कर दिया था। तो मैंने आईसीए के स्टडी मटेरियल से हर क्वेश्चंस किया था, हर क्वेश्चन आईसीए के स्टडी मटेरियल से किया है, ठीक है। और उसके अलावा
पास्ट के 2 आरटीपी मैंने सॉल्व करी थी, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया था और मैंने एफआर का पेपर दिया था। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मस्ट है, और एफआर में तो ऑब्वियसली इतने सारे सिलेबस हैं, इंडेक्स वगैरह, तो कॉन्सेप्ट्स पे ही होगा, रट्टा मार के तो नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अगर मैं आपको बुक्स बता दी, स्टडी मटेरियल एंड आरटीपी पास 2 अटैम्प्ट्स के, आप 3 अटैम्प्ट्स की कर लेना। अगर आपके पास टाइम हो तो आप एमटीबी भी सॉल्व कर लेना, वो आपकी चॉइस है। बट आईसीआई का स्टडी मटेरियल भगवान है, किसी भी टीचर्स की बुक से पढ़ो, बट मेक श्योर कि आईसीआई का स्टडी मैट कवर है, एक एक कॉन्सेप्ट्स कवर हैं उसके, ठीक है। ये ज़रूर ध्यान रखना, मल्टीपल रिविजन्स। अब मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, जो हमारा आईपीसीसी और फाइनल या किसी भी चीज़ को अगर हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है, बाकी चीज़ों को लक वगैरह को हटाते हुए, तो 3 चीज़ें हैं जो मैंने ध्यान में रखी थी, और उसकी वजह से ही वो अब तक जो पॉजिटिविटी या पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं, वो यही 3 चीज़ें हैं जो मैंने ध्यान में रखा पढ़ते हुए, और इसी की वजह से आए हैं। एक, कंसिस्टेंसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कोर्स में। अगर आपके पास, जैसे कुछ लोग होते हैं जो पूरा साल नहीं पढ़ते, लास्ट के 2-2.5 महीने ही पढ़ते हैं, ठीक है, तो मैं उनमें से था। तो मुझे ये पता था अगर मैं लास्ट के 2-2.5 महीने ही पढ़ने वाला हूँ तो मुझे 2-2.5 महीने लगातार कंसिस्टेंटली पढ़ना है। ऑब्वियसली कुछ अगर फोर्स मेजर आ जाते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो अलग बात है, बट 1 or 2 और 2.5 मंथ्स इज़ मस्ट आप, और उसमें कंसिस्टेंटली पढ़े। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो बात कर रहा हूँ, और ऑब्वियसली अगर आप 2 ग्रुप दे रहे हैं तो पीरियड बढ़ जाएगा, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना होगा। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि जब आप कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं तो उसमें आपको कितने आवर्स पढ़ना है, 7 आवर्स, 8 आवर्स, 9 आवर्स, 9 आवर्स, 10 आवर्स, ये आपके ऊपर है, ठीक है। 11 आवर्स, 12 आवर्स, 16 आवर्स, 18 आवर्स, 24 आवर्स, जितना भी आपको पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अपने आप को ज़बरदस्ती का पुश मत करिएगा, मतलब इन अ सेंस कि ज़बरदस्ती बैठे मत रहिएगा बुक लेके कि यार सब 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो मुझे 10 घंटे पढ़ना है। मैं आपको बताऊँ, बिल्कुल सच, मैं 7 और 7.5 आवर्स से ज़्यादा की पढ़ाई मैंने आज तक नहीं करी। अब तक मैंने एक ग्रुप दिए, 1 ग्रुप एट ए टाइम, और बाय द गॉड ग्रेस मैंने एक बारी में ही सारा निकाला, विद 240 मार्क्स, 270 मार्क्स, 238 मार्क्स, ऐसे मार्क्स के साथ। लेकिन मैंने 7 to 7.5 आवर्स से ज़्यादा की पढ़ाई एक दिन में नहीं करी थी कभी भी, ठीक है, क्योंकि मेरा लिमिट ही यहीं तक था। इससे ऊपर मैं सिर्फ बुक खोल के बैठा रहता, जो मुझे मज़ा नहीं आता था ऑब्वियसली। तो मैं मूवीज़ वगैरह देख लेता था, या शाम को मैं अपना जो भी टाइम पास, क्रिकेट खेलना, वो सब कर लेता था। इनफैक्ट पेपर से 2-3 दिन पहले तक भी, ठीक है। डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं अपना पॉइंट ऑफ बता रहा हूँ। अपने माइंड को जितना खुश रखोगे, जितना प्रेशर कम दोगे चीज़ों को लेकर, जितना नेगेटिविटी से दूर रखोगे, उतने अच्छे एग्जाम्स जाएंगे। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मस्ट है। ग्रेस्पिंग, बार बार रट्टाफिकेशन करना, कोर्स को बदनाम करना कि रटना होता है हमारे कोर्स में, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। सच में वो बहुत कम लोगों के लिए चलता है, लेकिन अल्टीमेटली जिस हिसाब से आप क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं, आईसीआई अपना पैटर्न चेंज कर रहा है, केस स्टडीज़ पे आ रहा है, आपको लर्निंग तो ऑब्वियसली करनी होगी, बट रट्टाफिकेशन से अब काम नहीं चलेगा, ठीक है। एंड दूसरी जो हमारी सी के बाद हमारा जो एस था, वो था समरी के लिए। किसी भी चीज़ को करो, जो बड़े चैप्टर्स हैं उसकी समरी ज़रूर बनाओ, भले ही अलग के मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर चैप्टर की बनाना, बड़े चैप्टर्स की बना लो, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा उसकी समरी ज़रूर बनाना, बहुत फ़ायदा होता है। वो 1.5 डेज़ में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल वही होता है। एंड द लास्ट वन, रिविजन, आर फॉर रिविजन। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रिविजन। अलग अलग क्वेश्चंस, 1000 क्वेश्चन कर लिए मैंने, 1500 क्वेश्चंस कर लिए मैंने, 2000 क्वेश्चंस कर लिए मैंने। देखा एसएफएम में बच्चे ऐसे कर रहे हैं, पुराना मटेरियल उठा रहे हैं ओल्ड सिलेबस का और ख़त्म कर रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, सच बता रहा हूँ। सेम क्वेश्चंस को भी अगर अच्छे से करते हो, आरटीपीज़ को करते हैं और नए सिलेबस के ही क्वेश्चंस को करते हो, भले ही क्वेश्चंस कम है लेकिन उन्हीं को करते हो, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस रखते हो और बार बार रिवाइज करते हो, मतलब जितना भी आपके पास टाइम अवेलेबल है, तो आपका बहुत अच्छे से हो सकता है, ठीक है। वैसे मिनिमम रिवीजन काफ़ी बच्चों ने पूछा कि कितनी रिक्वायर्ड होती है। मेरे हिसाब से मिनिमम रिवीजन 3 होती है, मैक्सिमम आप 5, 6, 7 जितना भी कर सको वो कम ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने 2 रिवीजन भी करी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है, हमारे पास 1-1.5 महीना 2 महीना ही बचा होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, सबके अपने पर्सनल रीजंस होते हैं, तो 2 रिवीजन भी अगर आपने अच्छे से करी है तो मोर देन इनफ है। 1 रिवीजन आपकी 1.5 डेज़ में हो जाती है, तो टोटल हमारा 3 रिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बेसिक्स ध्यान रखनी है, बाकी एक डिटेल वीडियो हम बनाएंगे, उसमें बात करेंगे। आओ पहले फटाफट से देख लेते हैं कि प्रेजेंटेशन किस तरीके से होगी। तो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर है, यहाँ पर टिक करना मैं भूल गया था, वरना यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट किए होते हैं उस पर हम अपन लोग टिक करते हैं, काफ़ी लोग करते हैं। मैंने नहीं किया था, मैंने आदत नहीं थी, बट हाँ ग्रुप 2 में मैंने ऐसा किया था,
कि मैंने इसको इस तरीके से किया था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से, फटाफट से दिखा देता हूँ, कुछ भी हम ऐसा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। इंड एस 116 का एक क्वेश्चन आया था हमारा लीजेस का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने सबसे पहले इस तरीके से लिखा था जैसे अपन थ्योरी पेपर में लिखते हैं, बिल्कुल थ्योरी की तरह लिया था प्रैक्टिकल को भी। सबसे पहले मैंने 116 की कुछ कंडीशंस बता दी थी कि कि वो अगर सेल एंड लीज बैक का था ये, ठीक है। तो इसमें हमारा मैंने इसमें पूरा बताया कि 115 की अगर वो कंडीशंस को पूरा कर देता है तो उसकी वजह से हमारा इस तरीके से पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा कि 115 की कंडीशंस को पूरा कर देता है तो ये सारी एंट्रीज़ होती हैं। तो उसके बाद मैंने एंट्रीज़ लिखी, उसके बाद मैंने ये देखा कि अमाउंट मतलब जो हमारा बिंग अमाउंट इन एक्सेस ऑफ फेयर वैल्यू, मतलब नरेशन जो था वो भी लिखा, नरेशन नहीं भूला मैं। ठीक है, और नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने वर्किंग नोट नंबर 1 सिंपली लिख दिया, कोई ऐसा नहीं था कि मैंने ज़बरदस्ती कि अलग से बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके लिखा हो। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ मैं ज़रूर ध्यान रखना कि मैंने क्या किया था, इस बॉर्डर लाइन के पीछे भी लिख दिया था। ये मेरी आदत थी, मैंने स्पीड के चक्कर में लिख दिया था, बट मुझे बहुत रिग्रेट हुआ था बाद में। तो मैंने देखा कि थ्योरी सब्जेक्ट्स में जैसे लॉ हो गया, ऑडिट हो गया ना, प्रेजेंटेशन बहुत ही बेकार लग रहा था और मेरे को लगता है कि उसमें थोड़े बहुत मार्क्स जो मेरे कम हुए हैं वो इस वजह से ही हुए थे। तो ये आप ध्यान रखना कि इस बॉर्डर लाइन के पीछे मत लिखना, आगे ही लिखना, और वो नीट एंड क्लीन लगेगा और अच्छा लगेगा। तो मेरी राइटिंग थोड़ी बड़ी है, इस वजह से अब ये मैनेजेबल लग रहा है, बट वैसे जिसकी राइटिंग थोड़ी वैसी होती है, जो छोटे छोटे लिखते हैं, तो उनमें बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, नरेशन लिखना मत भूलना, बहुत ही ज़रूरी है, उसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मैंने वर्किंग नोट 1 बनाया था जिसमें मैंने लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करके दी थी। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन भी था शायद से, लेकिन फिर भी मैंने बताया कि इस तरीके से उन्होंने निकाल के दिया है क्वेश्चन में। फिर मैंने उसको हैशटैग या फिर आप स्टार मार्क करके भी अपने पॉइंट्स को लिख सकते हैं। उसके अलावा इसके बारे में क्वेश्चन में नहीं पूछा था, फिर भी मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया कि आफ्टर एंट्रीज़ क्या होंगी। आप चाहो तो इसको ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो क्योंकि ये टाइम वेस्ट करती हैं, बट मुझे लगा कि मैं दूसरे वाले की बुक्स में भी थोड़ी बहुत बातें बता दूँ। तो अगर आप नहीं बताओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ठीक है, देख लो आपने यहाँ पर उसने एग्ज़ाम जो चेकर था उसने टिक भी नहीं मारा है, बट मैंने लिख दिया था कि एक पूरा कॉन्सेप्ट पूरा इसके अंदर कवर हो जाए। तो आप देखोगे सबसे पहले मैंने शुरुआत करी थी तो 116, यहाँ पर 116 के बारे में थोड़ी सी बात करी, ये नहीं कि डायरेक्ट, वैसे तो जनरल एंट्री में डायरेक्ट लिखता तो भी मार्क्स मिल जाते, लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे 1 मार्क्स दिया हुआ है उन्होंने इस चीज़ को लिखने का। तो कई बच्चों की मैंने आंसर बुक देखी थी FR की, उन्होंने इस चीज़ को मिस किया हुआ था, स्टार्टिंग ही सीधा कर दी थी जनरल एंट्रीज से। तो देखा आपने 1 मार्क्स तो यहाँ पर भी था। तो यही छोटी छोटी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, इसके अलावा एक ये क्वेश्चन हमारा इम्पेयरमेंट का था और ये मुझे लगता है ये पूरा का पूरा ही ICAI ने गलत कर दिया, सिर्फ 1 मार्क्स दिए मुझे 8 में से, और अगर इसमें आते तो 80s क्रॉस हो जाते। और वो मुझे ये समझ आया आंसर बुक देख के कि मैंने उनकी तरह डिट्टो इसको नहीं किया था। यहाँ पर मैंने अपनी मर्जी से जो है एलोकेशन का परसेंटेज ले लिया था, इस वजह से उन्होंने मेरे मार्क्स काटे हैं, और मेरे ही नहीं काफ़ी बच्चों के काटे हैं। क्योंकि मैंने देखा कि जब शर्मा सर की अगर मैं नोटबुक खोलता हूँ तो शर्मा सर ने के आंसर से ये पूरा का पूरा आंसर मैच हो रहा था, बट फिर भी यहाँ पर ICAI ने मुझे मार्क्स नहीं दिए क्योंकि, और मैंने आंसर की देखी तो उनके परसेंटेजेस मैच नहीं हो रहे हैं। और मैंने जबकि मैंने नोट भी लिखा हुआ है कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते किसी और रेशियो में तो हमारा आंसर कुछ और आता, फिर भी ICAI ने मार्क्स नहीं दिए। तो आपको पता ही है ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हमारे है ही कि जो आंसर बुक से मैच करना चाहिए तो वो किसी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ 0.5 और 1 मार्क्स, आई गेस 0.5 मार्क्स ही मिले। तो जबकि मैंने लिखा हुआ था कि अगर आप दूसरा एजम्पशंस लेते हैं तो आपका आंसर चेंज हो सकता है, बट दे डिडंट कंसिडर्ड इट, सो दे गेव मी ओनली 0.5 मार्क्स आउट ऑफ 8। ओके, सो उसके बाद ये हमारा थ्योरी क्वेश्चन था। देखो इसमें भी मैंने बिल्कुल इंड एस 2 के बारे में लिखा, पूरा स्टार्ट किया कि एज़ पर इंड एस 2 ऐसे हमारा पूरा का पूरा लिखा। उसके बाद मैंने केस को सॉल्व किया पूरा, सॉरी ये पूरा केस। यहाँ पर आप देखो कि मैंने एक एक पूरा क्वेश्चन ही यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ये था, और उसके बाद कंक्लूजन में मैंने पूरा आंसर लिख दिया कि इस तरीके से आंसर है। और इस क्वेश्चन में मेरे को थ्योरी क्वेश्चन होते हुए भी पूरे के पूरे मार्क्स 4 मार्क्स मिले थे। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन था और 4 आउट ऑफ 4 मिले। ठीक है, तो सेम हमारा इसी तरीके से मैंने पूरा का पूरा किया है। उसके बाद हमारा 109 का ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हो मैंने इसको कोई कैलकुलेट नहीं किया, डायरेक्ट मैंने फाइनेंशियल लायबिलिटी निकाल दी, इनको मल्टीप्लाई करके प्रोसीड्स को माइनस कर दिया, इक्विटी का अमाउंट आ गया हमारा। उसके बाद मैंने ऊपर हेडिंग दे दी शेड्यूल और फाइनेंशियल लायबिलिटी। यहाँ पर आपका आप स्टार लगा के मैंने लिख दिया डिफरेंस अगर आता है इन दोनों अमाउंट में तो वो हमारा ये वाला अमाउंट से अगर डिफरेंस रह जाता है तो वो हमारा अप्रॉक्सीमेशन का डिफरेंस होगा। उसके बाद मैंने एक जनरल एंट्री भी डाल दी और आप देख सकते हैं कि उन्होंने कोई मार्क्स नहीं काटे, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मार्क्स दिए हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मार्क्स दिए हैं।
ठीक है। मैंने नोट भी डाला है कि फाइनेंस चार्ज हमारा इतना रहेगा, इसमें हम अनवाइंडिंग कर रहे हैं, फाइनेंस कॉस्ट की एंट्री डाली है, नरेशन मैंने सब में लिखी है। उसके अलावा ये मैंने बैलेंस शीट में थोड़ी गड़बड़ कर दी थी, यहाँ मैंने अमाउंट गलत कैलकुलेट कर दिया था तो उन्होंने पूरा का पूरा अमाउंट काट दिया ये, ठीक है, तो यह प्रॉब्लम था। उसके अलावा ये हमारा सेगमेंट रिपोर्टिंग का बहुत इजी क्वेश्चन था, उसमें फुल मार्क्स मिले मुझे, उसमें कोई इशू भी नहीं था। प्रॉपर तरीके से मैंने परसेंटेज कैलकुलेट करी, फिर मैंने 108 के बारे में थोड़ा इनको बताया, फिर मैंने बताया कि इस तरीके से होता है और उसके बाद मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो ये था हमारा 108 का क्वेश्चन। उसके बाद हमारा ये उसका बिजनेस कॉम्बिनेशन का कह लो, जहाँ हमें कंसिडरेशन निकालना था। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग दे दी कि टोटल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट, टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया। एंड उसके बाद मैंने नोट दिया कि एनसीआई को इस पे मेजर करना है, ओल्ड इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लाना है, और जब फेयर वैल्यू पे लाना था तो उसकी एंट्री भी मार्क यहाँ पर मैंने डाल के दिखा दी, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। उसके बाद मैंने इनको गुडविल निकाल के दिखा दिया, गुडविल को कैलकुलेट यहाँ पर 39 लाख का एक बार कैलकुलेट करके इस तरीके से दिखाया। उसके बाद मैंने ये दिखा दिया कि जनरल एंट्री किस तरीके से पास होगी। ऑल्दो अगर मैं इसको यहाँ पर भी छोड़ देता तो भी मार्क्स मिल जाते, बट मैंने दोनों चीज़ें करी कि मैंने गुडविल भी निकाल के दिखा दिया और उसकी गुडविल की क्या जनरल एंट्री होगी बुक्स में वो भी बता दी थी, और उसके बाद एक लास्ट नोट भी दे दिया था। तो इसमें मेरे को पूरे 0.5 मार्क्स कुछ कटा था, वरना बाकी सारे मिल गए थे। उसके बाद ये 102 का क्वेश्चन था। इसमें सबसे पहले मैंने एक्सपेंस कैलकुलेट कर दिया वर्किंग नोट बना के, उसके बाद जनरल एंट्रीज पूरी की पूरी नरेशन के साथ डाल दी, तो सारे मार्क्स उसके अंदर हमारे को मिले थे, ओके। उसके बाद इंडेक्स 12 का क्वेश्चन, उसमें भी मैंने प्रॉपर तरीके से इंडेक्स 12 के बारे में समझाया, उसके बाद उसके बारे में सॉल्व किया, इस पूरे प्रॉपर तरीके से हमने किया। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। पूरा का पूरा आंसर शीट मैं क्या एक एक चीज़ें डिस्कस करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से चीज़ों को करना है। आप देख सकते हैं जैसे CSR का क्वेश्चन आया था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, मैंने सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट लिखा। उसके बाद ये तीन चीज़ें, ये तीनों को अलग अलग से आप इस तरीके से लिखा मैंने अलग से सेपरेटली, उन्होंने वहाँ पर ही तीनों को टिक करके वहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं, 2 मार्क्स, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्वेश्चन में आपका ठीक है या गलत है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, ठीक है। तो आप प्रेजेंटेशन आपने देख लिया होगा, आपको आइडिया लग गया होगा कि इस तरीके से आपको करना है और किस तरीके से सॉल्व करना है। राइटिंग वगैरह से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन साफ साफ लिखेंगे उतना बेटर है। नरेशन अच्छे से लिखना, जनरल एंट्रीज पास कर देना, वर्किंग नोट कहाँ पर है वो नंबर डाल देना, एक्सप्लेनेशन डाल देना, बहुत ही अच्छे से आपका हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा होगा और कहीं ना कहीं आइडिया आपको लग गया होगा। इसके अलावा आपको कुछ FR को लेकर डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरे से होगा तो आई विल श्योरली सॉल्व इट। थैंक यू, बाय, शब खैर, all the best and take care of yourself and family, and प्लीज़ मुझे फटाफट से दिसंबर में पास होके मैसेज करना कि अब आपके नाम के आगे CA लग चुका है। आई विल बी ईगरली वेटिंग फॉर दिस। ओके, बाय, थैंक यू, शब खैर।